अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की चैप्टर 3 का सेक्शन 15 ए पढ़ते हैं। दैट डील्स टू डिडक्शन। वो डिडक्शन कौन सा डिडक्शन जो कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से जो डिडक्शंस अलाउड है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डिनेंस, वो हम पढ़ते हैं। इससे पहले हमने सेक्शन 15 पढ़ा था दैट डील्स टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी इस सेक्शन में ये बताता है कि कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है। जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हम जनरेट करते हैं वो टैक्सेबल होते हैं, उस पर जो हम टैक्स देते हैं, तो उनसे जो कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है ताकि वो हम डिडक्ट करें और हमारा टैक्सेबल इनकम इनकम स्टेटमेंट जो हमारा टैक्सेबल इनकम आता है तो वो कम हो जाए। इसके बाद इंशाल्लाह याद रखें कि हम डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट पे हम एक वीडियो बनाएंगे। तो 15 ए में फिर ये हमें कहता है क्लॉज 1 में कि द फॉलोइंग डिडक्शंस आर अलाउड। ये डिडक्शंस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से अलाउड है कि हम ये डिडक्शंस करें ताकि हमारा टैक्सेबल इनकम कम आए। सब क्लॉज ए में कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू अ बिल्डिंग एन अलाउंस इक्वल टू 1/5। अच्छा, मैं आपको ये समझा दूँ, आप खुद पढ़ें। जो बिल्डिंग के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो डिडक्शंस अलाउड है, सो वो 1/5 ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स। जो रेंट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी बिल्डिंग वगैरह से जनरेट होता है और चार्जेबल टू टैक्स होता है, तो उसका 1/5 जो है ना वो अलाउड टू डिडक्ट है। अभी 1/5 कितना बनता है? फॉर एग्जांपल 50,000 एक बिल्डिंग की रेंट है, वो चार्जेबल टू टैक्स है अंडर सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो उसका 1/5 बनता है 10,000। सो इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वो 10,000 जो है ना वो ईयरली बेस पे, वो मंथली बेस पे नहीं, ईयरली बेस पे, क्योंकि हम टैक्स ईयरली बेस पे हम सबमिट करते हैं ना। तो उसका 1/5 अलाउड टू डिडक्ट है कि वो हम डिडक्ट करें। फिर सब क्लॉज बी में फिर कहता है एनी प्रीमियम पेड और पेबल बाय द पर्सन इन टैक्स ईयर। अच्छा, इंश्योरेंस की बात की जा रही है कि अक्सर हम अपनी प्रॉपर्टी इंश्योर करवाते हैं, उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं इसलिए कि कल खुदा न ख्वास्ता अगर कोई अनसीन सिचुएशन आए, कोई अर्थक्वेक आए या कोई और डैमेज आए प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम वगैरह दिया जाता है वो शायद मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पे हो। तो जो प्रीमियम दिया जाता है इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह को, वो अलाउड टू डिडक्ट है कि उसको हम डिडक्ट करें। सब क्लॉज सी में फिर कहता है एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लॉज सी में, सब क्लॉज सी में फिर यही कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी कीमत में अगर हम किसी लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स देते हैं, सो वो भी अलाउड टू डिडक्ट है। अगर मैं बात कहूँ यहीं पे प्रॉपर्टी कीमत में, अक्सर हम अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स अक्सर एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट होता है वो अक्सर कलेक्ट करते हैं। तो इस केस में फिर यही है कि जो आप प्रॉपर्टी कीमत में जो टैक्स देते हैं तो वो भी अलाउ टू डिडक्ट है कि वो भी, ये सेक्शन आपको अलाउ करता है कि वो भी आप डिडक्ट करें। वो किससे डिडक्ट करें? जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट होती है उससे आप डिडक्ट करें। डी में फिर कहता है एनी ग्राउंड रेट पेड और पेबल। अच्छा, साथ में मैं एक बात कहूँ जो मैं शुरू में कहना भूल गया कि जो इससे पहले हमने सैलरी के बारे में बात की थी कि सैलरी टैक्सेबल होती है ऑन रिसीट बेसिस पे। रिसीट बेसिस क्या, यानी जो एक्चुअल में रिसीव हो जाए वो भी रिसीट बेसिस कहलाता है, या वो एम्प्लॉय की अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। अगर एम्प्लॉय ने अभी तक रिसीव ना भी किया हो बैंक से, लेकिन अगर उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो इट मीन्स कि वो उसको रिसीव्ड हो गया। या अगर एम्प्लॉय की बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो भी रिसीट बेस कहलाएगा। लेकिन जो रेंट है तो रेंट पे टैक्स चार्ज होता है रिसीट बेस पे एंड रिसीवेबल बेसिस पे। अगर रेंट एक्चुअल में रिसीव हुआ तो भी उस पे टैक्स चार्ज होगा, या अगर वो फ्यूचर में रिसीवेबल होगा, वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ, अभी तक जो टैक्स ईयर है वो एंड हो गया, लेकिन जो कैलेंडर ईयर है वो अभी तक एंड नहीं हुआ, वो रिसीवेबल है, वो फ्यूचर में रिसीव होगा रेंट, अभी भी उस पे रिसीवेबल बेस पे भी उस पे टैक्स चार्ज होगा। डुअल टैक्स की बात मैं नहीं कर रहा कि डबल टैक्सेशन नहीं, एक ही मर्तबा। लेकिन अगर टैक्स अभी तक रिसीव नहीं हुआ लेकिन बाद में तो रिसीव होगा ना फ्यूचर में, तो अभी से उस पर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जब वो फिर रिसीव हो जाए फिर उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अच्छा, डी में कहता है कि एनी ग्राउंड रेंट पेड और पेएबल बाय द पर्सन। इसका मतलब ये है
कि अगर कोई पर्सन है, फॉर एग्जांपल ए है, ए ने बी से कोई प्लॉट वगैरह जो ओपन प्लॉट है या लैंड है वो रेंट लीज पे ले ली। ए ने उस पे कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग वगैरह, फ्लैट्स वगैरह बनाए, वो रेंट पे दे दिए। किस पर्पज़ के लिए? कि मैं इस पे कंस्ट्रक्शन करूँगा और यहाँ से मैं रेंट जनरेट करूँगा। ए तो वहाँ से रेंट जनरेट करेगा, उसी रेंट पे वो टैक्स देगा। लेकिन साथ में ए ने जो ग्राउंड रेंट पे ली थी बी से, तो वो तो लाज़मी बात है कि वो तो बी को रेंट देगा। तो वो जो बी को रेंट देता है, तो ये सेक्शन इसका क्लॉज 1 का सब क्लॉज डी ये ए को अलाउ करता है कि आप जो ग्राउंड रेंट बी को पे करते हैं, तो आपको चाहिए कि वो डिडक्ट करिए, हम आपको एक कंसेशन देते हैं। फिर वो बी से प्रॉपर्टी फ्रॉम रेंट जो है ना, इनकम फ्रॉम रेंट, उसमें उसकी मद में चार्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए को ये इख्तियार दिया जाता है कि आप जो ग्राउंड रेंट पे करते हैं तो आप उसको डिडक्ट करें। सब क्लॉज ई में फिर कहता है एनी प्रॉफिट पेड और पेएबल बाय द पर्सन इन द ईयर और एनी मनी बारोड। अच्छा, ये यहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट की बात की जा रही है। प्रॉफिट ऑन डेट यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट ऑन डेट है? फॉर एग्जांपल ए है, ए ने किसी बैंक वगैरह से या किसी और बंदे से कोई लोन वगैरह ली है, कोई बोरोइंग की है। किस पर्पज़ के लिए? कि मैं कोई रिनोवेशन या कंस्ट्रक्शन वगैरह करता हूँ या रिकंस्ट्रक्शन वगैरह मैं इसमें करता हूँ इस प्रॉपर्टी में। और फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए उसने बारो किए, तो जो 1 लाख रुपए उसने बारो किए वो एक्चुअल अमाउंट तो वो उसको रीपे करेगा, लेकिन एक्चुअल अमाउंट के साथ जो एडिशनल अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे जो पे करता है, तो वो अमाउंट जो प्रॉफिट ऑन डेट उसको पे करता है, सो वो ये सब सेक्शन ई हमें अलाउ करता है कि आप वो भी डिडक्ट करें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से। इसके अलावा अगर हम देखें सबसेक्शन एफ ऑफ सब क्लॉज एफ ऑफ क्लॉज 1, ये कहता है वेयर द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड, कंस्ट्रक्टेड, रिनोवेटेड, एक्सटेंडेड और रिकंस्ट्रक्टेड बाय द पर्सन विद कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय। अच्छा, मैं इसका आसान अल्फाज में आपको बता दूं, इसकी एक्सप्लेनेशन में करूं। ये कहता है कि अगर कोई बंदा है, उसने प्रॉपर्टी की मद में कोई HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या किसी शेड्यूल बैंक से कोई लोन ले ली, किस्मत में लिए कि मैं इस पे कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन वगैरह करता हूँ अपनी प्रॉपर्टी की, और साथ में ये एग्रीमेंट की कि प्रॉपर्टी जो रेंट इससे जनरेट होगा उस रेंट में भी आपका कुछ परसेंट, वो कुछ रेशो वो स्पेसिफाई करते हैं जो प्री डिटरमिन्ड रेशो है, उस रेशो के हिसाब से आप रेंट में भी हकदार होंगे। और अगर इस कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन की वजह से, इस रिनोवेशन की वजह से इस प्रॉपर्टी की वैल्यू में एप्रिसिएशन आई, ना कि डिप्रिसिएशन। नॉर्मली जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिप्रिसिएशन बहुत कम आती है, लेकिन वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो अक्सर एप्रिसिएट होती है। तो उसकी वैल्यू में जब एप्रिसिएशन आई, तो उस एप्रिसिएशन में भी आपकी प्री डिटरमिन्ड जो रेशो होता है, उस रेशो के हिसाब से आप उसमें भी हकदार होंगे। और जो रेंट जनरेट होगा उसमें भी एक रेशो के हिसाब से हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या शेड्यूल बैंक जहां से लोन ली है उसको हिस्सा दिया जाता है। तो ये सब सेक्शन 15A का क्लॉज 1 का सब क्लॉज F हमें अलाउ करता है कि आप उनको जो रेंट में जो रेशो, जो परसेंटेज देते हैं, आप उनको भी डिडक्ट करें। हम आपको अलाउ करते हैं कि आप वो भी डिडक्ट करें जो रेंट आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन या जो शेड्यूल बैंक जहाँ से आपने लोन एक्वायर की है वहाँ जो आप रेंट देते हैं, रेंट में जो हिस्सा देते हैं, तो वो भी आप डिडक्ट करें। या जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो एप्रिसिएशन आती है, इसको हम कहते हैं शेयरिंग एप्रिसिएशन वैल्यू। जो शेयरिंग एप्रिसिएशन वैल्यू आती है और उसकी मद में आप जो उन HBFC या शेड्यूल बैंक को पे करते हैं, तो वो भी आप डिडक्ट करें। अच्छा, इसके बाद आता है, अच्छा सब क्लॉज, ये कहता है सब क्लॉज एच, एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्सीडिंग 4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर देयर कंप्यूट। अच्छा, यहाँ मैं आपको समझा दूँ, यहाँ पे एच में फिर ये कहता है कि जब कोई बंदा कोई बिल्डिंग वगैरह एक्वायर करता है, वो रखता है बिल्डिंग, वो रेंट पे देता है, तो लाजमी बात है उसके लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत होगी कि वो रेंट कलेक्ट करे, उसका बिल्डिंग का प्रॉपर ख्याल रखे, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट वगैरह करे। तो जो मैनेजमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेशन की मद में सब क्लॉज एच हमें अलाउ करता है कि आप
4% ऑफ द रेंट चार्जेबल टू टैक्स वो डिडक्ट करे। यानी फॉर एग्जांपल एक जगह है, वहाँ से रेंट जनरेट होती है 1 लाख रुपए, एक बिल्डिंग है, पर्सन ए उसकी बिल्डिंग है, उससे मंथली रेंट 1 लाख रुपए जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल ये मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ आप लोगों को, और वो 1 लाख रुपए चार्जेबल टू टैक्स है। तो सब क्लॉज एच हमें ये अलाउ करता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की मद में आप 4% ऑफ देयर रेंट चार्जेबल टू टैक्स आपको हम अलाउ करते हैं कि आप वो भी डिडक्ट करें। अभी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए जनरेट होते हैं, तो 1 लाख रुपए का 4% मेरे ख्याल से कि वो 4000 आता है, तो आपको अलाउ करते हैं कि वो भी आप डिडक्ट करें। ये डिडक्शंस अलाउड है फ्रॉम द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो चार्जेबल टू टैक्स है। इसके बाद सब क्लॉज आई में कहता है कि एनी एक्सपेंडिचर पेड और पेबल बाय द पर्सन इन टैक्स ईयर फॉर लीगल सर्विसेज। अच्छा, अक्सर लोग अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए जो लीगल एक्सपेंडिचर्स करते हैं, मुख्तलिफ वजूहात आती हैं, या तो वहाँ पे कोई कब्ज़ा वगैरह या कोई लीगल जो प्रोसीडिंग्स होती है। तो जो लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए बंदा अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर करते हैं, तो ये भी हमें अलाउ है कि हम उसको डिडक्ट करें अंडर सेक्शन 15A ऑफ सब सेक्शन 15A ऑफ क्लास 1 ऑफ सब क्लास आई। अच्छा, यहाँ पे फिर इसके बाद कहता है जे में where there are reasonable grounds for believing that any unpaid rent in respect of property is irrecoverable। अच्छा, ये हमें एक और भी कंसेशन देता है कि अगर आपको पता है कि हमारी कोई रेंट इररिकवरेबल है, यानी हमने फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसने पर्सन बी को एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग वगैरह, वो बी को रेंट पे दी थी। अभी बी चला गया है, बी के पीछे रेंट ड्यू है, उसने रेंट अभी पे नहीं किया ए को, लेकिन जब ए ने ये कहा कि ये इररिकवरेबल है, ये अभी रिकवर नहीं हो सकता बी से, तो ये भी हमें जो सब क्लॉज जे है वो हमें अलाउ करता है कि आप ये भी डिडक्ट करें, लेकिन साथ में कुछ कंडीशंस भी बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि बस मैं सिर्फ वर्बली कहूँ कि मेरा ये फ़लाँ रेंट इररिकवरेबल है और मैं ये डिडक्ट करता हूँ ताकि मेरा टैक्स कम हो जाए। नहीं, साथ में कुछ कंडीशंस बताई गई है कि अगर इन कंडीशंस पे ये इररिकवरेबल है तो फिर यू आर अलाउड टू डिडक्ट। अच्छा, कंडीशंस क्या है ये वन पे यहाँ पे बताता है, the tenancy was bona fide, the defaulting tenant has vacated the property। अच्छा, मैं आसान अल्फाज में आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो खाली हो चुकी होगी, जो टेनेंट यानी किराएदार है उसने प्रॉपर्टी खाली कराई की होगी, वो अभी प्रॉपर्टी खाली है और वो डिफ़ॉल्ट कर गया होगा। अभी इसका क्या पता चलेगा किसी को कि ये डिफ़ॉल्ट कर गया है या प्रॉपर्टी खाली है? इस केस में फिर जो इररिकवरेबल रेंट है वो अलाउड टू डिडक्ट है। अभी इसके बाद फिर एक और कंडीशन है, वो बताता है कि द पर्सन हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स। रीजनेबल स्टेप्स से मुराद ये है कि बंदे ने जो रीजनेबल स्टेप्स है वो लिए होंगे, मतलब वो कानूनी कार्रवाई की होगी, कोई कोर्ट ऑफ लॉ चला गया होगा, कोई पुलिस स्टेशन गया होगा, वहाँ पे उन्होंने जो तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार के मुताबिक कार्रवाई की होगी, और उसके बाद भी वो रेंट जो है ना वो इररिकवरेबल है, उस टेनेंट जो है किराएदार उसका कुछ अता पता नहीं लगता हो या वो डिफ़ॉल्ट कर गया हो, तो इस केस में भी वो कहता है कि वो इररिकवरेबल है। सेकंड स्टेप वो बताता है कि थर्ड कंडीशन, द अनपेड रेंट हैज़ बीन इंक्लूडेड द इनकम। अच्छा, वो उन्होंने जो इनकम स्टेटमेंट, जो टैक्स पेयर है वो जो इनकम स्टेटमेंट सबमिट करता है जो टैक्सेशन अथॉरिटी है उसको, उसमें भी उसने ये ज़ाहिर किया होगा कि अच्छा ये मेरा रेंट है और ये चार्जेबल टू टैक्स है, इस पे मैं रेंट टैक्स पे करता हूँ या मैंने टैक्स पे करना है, लेकिन बाद में ऐसा सिचुएशन आया कि ये रेंट इररिकवरेबल है, तो इस केस में फिर ये डिडक्शंस अलाउड है। इररिकवरेबल सिचुएशन में हमने अकॉर्डिंग टू क्लॉज सब क्लॉज जे हमने ये 3 तरीके पढ़े कि प्रॉपर्टी खाली हुई होगी और जो किराएदार है वो डिफ़ॉल्ट कर गया होगा। सेकेंडली जो है ना, वो जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसने तमाम जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी की होगी, और थर्ड उसने ये ज़ाहिर किया होगा अपनी इनकम स्टेटमेंट में, जो टैक्सेशन अथॉरिटी को वो सबमिट करता है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, क्लॉज 2 में फिर यहाँ पे कहता है
वेयर एनी अनपेड रेंट अलाउड एज डिडक्शन, जो ऐसा रेंट जो कि अलाउड टू डिडक्ट था अंडर सब क्लॉज जे, जो इरिकवरेबल की बात की जा रही है सब क्लॉज जे में। तो यहाँ पे कहता है अगर वो किसी वक्त में यानी फ्यूचर में वो होली या उसका कुछ हिस्सा रिकवर हो गया, तो वो जब रिकवर हो गया तो अभी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को चाहिए कि वो जिस साल में रिकवर हो जाए उसी साल में फिर वो टैक्स होगा अंडर द सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर सब सब क्लॉज 3 में फिर कहता है वेयर अ पर्सन हैज बीन अलाउड टू डिडक्ट deduction for any expenditure incurred deriving rent chargeable to tax under the income from property and the person has not paid the liability or part। अच्छा यहाँ पे कहता है कि अगर हम ये सेक्शन जब हमें अलाउ करता है कि आप फ्लाई एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के लिए, लीगल चार्जेस, ये जितने भी डिडक्शंस हमें अलाउड है, किसी बंदे ने ये डिडक्शंस डिडक्ट की जो अलाउड थी और ये खर्चे नहीं किए, ये अपने पास रखे, ये नहीं, जब बंदा अपना खर्चा करता है तो वो तो शो करेगा ना कि एविडेंस के साथ कि मैंने ये डिडक्शन जो की थी तो ये मैंने इस जगह पे खर्च की। तो अगर किसी बंदे ने, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ने कोई डिडक्शंस की और उसको एक्चुअल में खर्च नहीं किया, 3 साल तक अगर उसने खर्च नहीं किया, तो 3 साल के बाद यहाँ पे एक लफ्ज़ है लास्ट लाइन में, अगर हम देखें क्लॉज 3 की लास्ट लाइन में, इन द फर्स्ट टैक्स ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 इयर्स, तो 3 साल तक अगर उसने कोई वो डिडक्शंस एक्चुअल में खर्च नहीं की, तो 3 साल के बाद जो सब्सीक्वेंटली फॉलोइंग ईयर आता है तो उस ईयर में फिर वो टैक्स होगा, उस वो जो डिडक्शन है वो जमा होगा एफबीआर को अंडर सेक्शन 15 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। फिर यहाँ पे कहता है क्लॉज 4 में वेयर एन अनपेड व्हेन अनपेड लाइबिलिटी इज चार्जेबल टू टैक्स एज अ रिजल्ट of the application of subsection 3 subsection and the person subsequently pays the liability of part of that of the liability, the person shall be allowed a deduction for the amount paid in the year। अच्छा, यहाँ पे कहता है कि अगर किसी बंदे ने 3 साल के बाद भी वो उसके पास था, लेकिन 3 साल बाद उसने वो जमा करने की बजाय वो एक्चुअल में वो खर्च की, वो जो डिडक्शन की अमाउंट थी वो खर्च की, तो फिर बंदे को फिर अलाउड है कि वो फिर से डिडक्ट करे। अगर उसने एफबीआर को जमा भी किया था अंडर सेक्शन 15, फिर वो ये सेक्शन अलाउ करता है कि फिर आप उसको डिडक्ट करें। फिर अगर हम क्लॉज 5 में देखें, any expenditure allowed to a person under this section as a deduction shall not be allowed as a deduction in computing the income of the person chargeable to tax under any other head of income। ये कहता है कि अगर इसी सेक्शन के अंडर की एक टैक्स पेयर को अगर कोई डिडक्शन अलाउड है तो वो इसको किसी और हेड में डिडक्ट नहीं करेगा, वो लाजमी हेड ऑफ अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यहाँ पे सेक्शन सबसेक्शन 15A में वो डिडक्ट करेगा, ना कि वो जाके किसी और हेड ऑफ इनकम, जो इससे पहले हमने हेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, ना कि वहाँ पे वो डिडक्ट करे, यहाँ पे ही डिडक्ट करेगा। दिस वाज ऑल अबाउट सबसेक्शन 15A।